हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि है एनकोडिंग सिस्टम। हम बात करने वाले हैं कि एनकोडिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के एनकोडिंग सिस्टम होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने एनकोडिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है एनकोडिंग सिस्टम, देखिए ऐसा है कि आज के डेट में हम अपने कंप्यूटर से हर एक तरीके का काम कराते हैं। हम वीडियो देखते हैं, हम फोटो देखते हैं, हम कुछ टेक्स्ट फाइल उसके अंदर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी लेते हैं। हर तरीके का हम इनपुट कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और कंप्यूटर भी हमें हर तरीके से आउटपुट दे रहा होता है। लेकिन बात यह है कि कंप्यूटर को समझ कैसे आता है कि हम क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार का फ़ोटो दिखाना है, फ़ोटो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फ़ोटो फाइल है या किस प्रकार की फ़ाइल है ये चीज़ कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रही है। हम कहते हैं बार बार कि कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। तो अगर कंप्यूटर 0 1 को समझता है तो कंप्यूटर फिर बाइनरी को कैसे दिखा पाता है, इमेज को कैसे दिखा पाता है। कंप्यूटर हमारा कैसे अल्फ़ाबेट यानी ABCD या फिर जो हम हिंदी में छोटा बड़ा लिखते हैं इनको कैसे समझ पाता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ पाए, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, एक ऐसा सिस्टम बैठाया गया कि हम कुछ भी कंप्यूटर को कुछ भी मैटर देंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई वीडियो फाइल हो या फिर कोई ऑडियो फाइल हो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसलेटर होते हैं और भी कुछ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि हमारे इन चीज़ों को एक बाइनरी लैंग्वेज में बदल दिया जाएगा। मतलब अगर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, सपोज़ कि हमने ए लिखा, अब उस ए को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बाइनरी में। लेकिन देखो बाइनरी जो होती है वो एक नंबर का निकल के आता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको 2 का बाइनरी निकालना है, आप 2 का बाइनरी निकाल देंगे, ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। ए का बाइनरी अगर मैं कह दूँ, अब ए जो आता है इसके बाइनरी क्या होगा। अब डायरेक्टली अगर हम ए का बाइनरी निकालने जाएं तो इसका बाइनरी नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए ए को एक नंबर असाइन किया गया, एक नंबर दिया गया कि ए को हम इस नंबर के द्वारा दिखाएंगे। जैसे ए का हम 65 नंबर होता है, ठीक है। अब ए को 65 में कन्वर्ट किया जाएगा, 65 का फिर बाइनरी निकल के आएगा, फिर कंप्यूटर समझ पाता है अच्छा ये जो लिखा गया ये ए लिखा गया। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमारी जो फाइल है, हमारा जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले एक कोड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो बाइनरी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इसी सिस्टम को बोला गया एनकोडिंग सिस्टम। एनकोडिंग सिस्टम सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक नंबर, फिर उसके बाद में उसको एक बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे ए को टाइप करते हैं तो उसका जो आस्काई कोड, अभी हम समझते हैं आस्काई क्या है, तो ए को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके कोड 65 में। अब 65 को फिर किस में बदल दिया जाता है, बाइनरी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी इनपुट होता है वो कंप्यूटर समझ पाता है और उसको आसानी से प्रोसेस कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा कि आखिर ये एनकोडिंग सिस्टम क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन में हमने बताया कि एनकोडिंग सिस्टम वह तरीका है जिसमें कोई भी डेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, इसको पहले कोड में फिर उसके बाद बाइनरी में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए, स्टोर कर पाए और उसके ऊपर काम कर पाए। तो ये होता है एनकोडिंग सिस्टम। अब एनकोडिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम पुराने मेथड्स की बात करें एनकोडिंग सिस्टम में, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि इसकी एनकोडिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो इससे बाइनरी में ये कन्वर्ट हो पाता है कंप्यूटर, क्योंकि बाइनरी में समझता है। फिर कंप्यूटर उसको डेटा को ट्रांसफ़र करने में, अगर वो बाइनरी में हो गया तो कंप्यूटर उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प मिल जाती है, ठीक है, डेटा को स्टोर कर पाता है वो। तो ये इस तरीके की मतलब सुविधाएं मिल जाती है हमें उसको बदलने के बाद। अच्छा, अब सीधा ये तो PDF से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़। आगे आते हैं कि जो एनकोडिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम पहले बात करते हैं ASCII, जिसका पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ASCII जो मेथड है ये बहुत ही पुराना मेथड है। ASCII ये जो मेथड बनाया गया इसके अंदर टोटल 128 कैरेक्टर को ही रखा गया। मतलब
128 कैरेक्टर को कुछ कोड दिया गया, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए से जेड तक ये कुछ स्पेशल नंबर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, इन्हीं को बस एक कोड के रूप में दिया गया। तो कंप्यूटर उन्हीं को समझ पाता, उन्हीं के ऊपर काम कर पाता। ठीक है, 128 कैरेक्टर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उन हर कैरेक्टर्स को एक अलग अलग नंबर दिया गया। जैसे ये सारे सिंबल्स हैं, अगर ये सिंबल आज कंप्यूटर बना पा रहा है क्योंकि इसका एक कोड असाइन किया गया है। जब भी हम ये सिंबल दबाते हैं ना, तो पहले इसका एक कोड बनता है, कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तब कंप्यूटर समझ पाता है। ओके, तो इन सिंबल्स को एक कोड के रूप में लिखा गया, इनका एक यूनिक कोड नंबर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया एक पुराना मेथड, प्लस इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 128 कैरेक्टर हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे बताया गया, ए का ये है, ठीक है, स्मॉल ए का ये है, 1 का ये है। तो अब यहाँ पे ये पुराने कंप्यूटर में तो यूज़ होता है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। अब उन हर सभी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए, उसके लिए एक अलग फिर दूसरा एक वर्जन कह लो इसका लाया गया। ठीक है, जिसको कहा गया यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड। ASCII में क्या था, ASCII में 128 कैरेक्टर थे, लेकिन उसके बाद वाले कैरेक्टर का क्या, तो उसके बाद आया यूनिकोड। और यूनिकोड में पूरे दुनिया भर के, विश्व के पूरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है। सारे कैरेक्टर्स को एक यूनिक कोड देता है, जिससे वो कंप्यूटर उसको एक बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता है और फिर वो उसको समझ के आगे प्रोसेस कर पाता है। तो यूनिकोड जो है, ठीक है, इसमें सारे अक्षर शामिल हैं। ठीक है, अब यूनिकोड के भी अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं UTF-8। UTF-8 की क्या बात है भैया, खास बात, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कम स्पेस लेता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करें, ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद Ctrl+U बटन को दबाएं, आपको उसका सोर्स कोड दिखेगा, जहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर एक टैग के अंदर लिखा गया होगा UTF-8। ठीक है, वहाँ पे UTF-8 का मतलब यही है, ठीक है, कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, कम स्पेस लेगा, हर कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया जाएगा आसानी से। अच्छा, फिर आते हैं UTF-16 जो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है। UTF-32 हर कैरेक्टर के लिए 4 बाइट्स यूज करता है, और ये चीज़ें आपको याद भी रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग टाइप हो गए। ठीक, आपको यहाँ पे देखिए कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे UTF-8 में, ठीक है, कैपिटल A क्या है, उसका कोड क्या है। ठीक है, और सेम कोड ये ASCII में भी यही रखा गया है। आ का कितना कोड है, फिर यहाँ अगर कोई चाइनीज़ लैंग्वेज है तो उसका क्या है जो शुरुआती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, ईमेल और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम बेस 64 पे। बेस 64 क्या होता है कि अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल कंप्यूटर को देते हैं, जैसे अभी हमने बात किया यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले तो उसमें देखा हमने कि हर तरीके के कैरेक्टर्स को कोड दिया गया। लेकिन अगर कोई हम दे देते हैं कंप्यूटर को कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, तब तो ऐसे में ये बेस 64 जो एनकोडिंग मेथड है, ये काम में आता है। ये क्या करता है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको फिर एक बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यह है बेस 64 का काम। लिखा गया है कि बाइनरी डेटा जैसे इमेज या फाइल को टेक्स्ट में बदलता है ताकि वह आसानी से भेजा जा सके। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पे एक और है हमारा एनकोडिंग मेथड जो कि बहुत पुराना है, मॉर्स कोड। ठीक है, आर्मी वगैरह के लोग ज़्यादातर यूज करते थे। एक मशीन होती है, उसमें अगर हम कुछ भी मतलब सिग्नल पास करेंगे ना, तो वो एक डॉट के रूप में छपेगा। हर डॉट का अपना अलग मतलब होता है, जैसे एक डॉट और डैश, इस रूप में हमारे सिग्नल पास होते हैं, डॉट और डैश के रूप में। जहाँ पे एक डॉट का अलग मतलब, 2 डॉट का अलग, 3 डॉट का अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अगर सिंपल सा डॉट और डैश है तो उसका मतलब ए है। अगर एक डैश फिर इसके बाद में 3 बार डॉट है तो इसका मतलब बी है। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका भी एक कोड बनाया गया है। यहाँ पे लिखा भी गया होगा कि ये टेलीग्राम और रेडियो संचार में यूज़ होता है। ठीक है, और बहुत पुराना मेथड है। पुराने समय में जहाज़, युद्ध, संचार और आपातकालीन सिग्नल में ये ज़्यादातर यूज़ होता था। तो ये थे हमारे एनकोडिंग सिस्टम। एनकोडिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर हमारे कैरेक्टर्स को, हमारी फाइलों को आसानी से प्रोसेस कर पाता है, समझ पाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सारी टॉपिक समझ में आ गई होगी कि एनकोडिंग सिस्टम क्या होता है, ASCII क्या होता है, यूनिकोड क्या है, बेस 64 और मॉर्स कोड क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। अगर आप CCC O लेवल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आगे भी, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।